याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या हुआ, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा जी। वरुण जी, शुरुआत मुस्लिम पक्ष से हुई थी। पहले तो बताएं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या क्या आपत्तियां रखी गई कोर्ट के सामने। देखिए, मुस्लिम पक्ष के तरफ से जो मुख्य रूप से 4 आपत्ति रखी गई थी, उनकी का प्रोविज़न पहले था, उसको डन अवे कर दिया गया है। उनका जो दूसरा आपत्ति था कि हमारा जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको होल सेल में टेक ओवर करने की प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा अमेंडेड एक्ट 2025 के माध्यम से की जा रही है। उनकी तीसरी आपत्ति थी कि हम कोई भी वक्फ अगर करते हैं और अगर उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उस पर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है तो वक्फ ट्रीट तब तक नहीं होगा जब तक कि ट्राइब्यूनल से फैसला नहीं आ जाता है। और उनका जो चौथा जो चैलेंज था, उनका ये कहना था कि जो ट्राइबल एरिया में जो वक्फ लैंड है उसको भी ये टेक ओवर करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो मूल रूप से इनका 4 ये चैलेंज था। उस पर भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने चारों बिंदुओं पर और उसके अलावा भी और जो कुछ बिंदु थे उस पर एक एक करके आज अपना जवाब दिया। उन्होंने यह सबसे पहले कहा कि वक्फ एक्ट के तहत और जो अमेंडमेंट है उसके तहत किसी भी तरह का जुडिशियल रेमेडी को डन अवे नहीं किया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने सेक्शन 83 का हवाला दिया और ये बताने की कोशिश की कि सारे जुडिशियल रेमेडी आज भी अवेलेबल हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोई भी वक्फ अगर वो गलत तरीके से हुआ है, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर कोई प्रोसीडिंग चलाता है और रिपोर्ट देता है तो उसके खिलाफ एग्री पार्टी ट्राइब्यूनल जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने एक बात कही कि एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि इस कानून के आने के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, क्योंकि जब कागज़ मांगा जाएगा, दस्तावेज मांगा जाएगा तो वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं होगा। उस पर क्या उन्होंने? देखिए, उन्होंने इस पर बहुत स्पष्ट कहा कि 1923 का जो कानून है उस कानून के तहत जो वक्फ रजिस्टर्ड हैं और अभी जो अमेंडमेंट आया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अमेंडमेंट के 3 से 6 महीने के अंदर अगर अमेंडमेंट के पहले जो रजिस्टर्ड है उस पर किसी भी तरह का आपत्ति नहीं किया जाएगा और 6 महीने के अंदर उसको रजिस्टर्ड करा लेना है। अगर वो नहीं कराते हैं तो वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं किया जाएगा। आज स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये बात अदालत को समझाया और ये कहा कि रजिस्ट्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि पब्लिक को जो उसका बेनिफिशियरी है और सरकार के पास एक डाटा रहना चाहिए कि कितनी वक्फ की संपत्ति पूरे देश में है। ये भी बात की कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस किया रहेगा वही वक्फ कर सकेगा, इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, इसका जो कंटेक्स्ट उन्होंने दिया कि पर्टिकुलरली जो ट्राइबल एरिया में जो ट्राइबल लड़कियों से मुस्लिम शादी करके उसको मुसलमान में ले आते हैं और उसका जो शेयर उसका पेरेंटल प्रॉपर्टी में है उसका वक्फ करवा करके फिर उसको छोड़ देते हैं न चैरिटी जो क्रिश्चियनिटी लॉ के तहत है। तो उन्होंने कहा कि जो वक्फ जो है वो कोई इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है, बल्कि वो एक दान है जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं कहा जा सकता है। और अगर वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है तो उस पर जो भी कानून बनाया गया है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। एक और इसमें प्रावधान किया गया जिसका विरोध हो रहा है कि अब तक वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं होता था, इस कानून में लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू होगा, उसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू होने के पीछे है कि वक्फ बाय यूजर एक ऐसा वेग टर्म इस पूरे कानून में है कि जिसके वजह से जो दूसरे धर्म के भी लोगों का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़र के आड़ में वक्फ किया गया है। इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन अगर जो भी लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड किया गया है अगर उसके पहले का है तो उसको वक्फ नहीं ट्रीट किया जाएगा। अब लिमिटेशन पीरियड के अंदर अगर कोई वक्फ होता है तो वही वक्फ ट्रीट किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये विस्तार से मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्तियां रख दी हैं। सरकार ने अपनी तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने उसका जवाब दे दिया है, कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं। कल एक बार फिर इस मसले पर विस्तार से सुनवाई होगी।